हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। टोटल 96 क्वेश्चंस है जो आपके लिए लेके आया है नर्सेस प्राइड की टीम। तो इसे हमने कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो आज अपना जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है, कोरोना वायरस एमसीक्यूज़ के ऊपर फर्स्ट पार्ट है। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोविड-19। तो जो कोविड-19 है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। सो ऑप्शंस आर ए कोरोना वायरस, बी 2019 नोवल कोरोना वायरस, सी है सार्स कोरोना वायरस 2 एंड डी है मेर्स कोरोना वायरस। ओके, तो आप अपना क्वेश्चन गेस कीजिए, क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ए कोरोना वायरस। ओके, तो ये गलत है क्योंकि कोविड-19 को ही कोरोना वायरस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सेकंड है 2019 नोवल कोरोना वायरस। ऑप्शन 3 है सार्स कोरोना वायरस 2। ओके, तो ये है अपना राइट आंसर, सार्स कोरोना वायरस 2। जो कोविड-19 है वो उसका जो मेनली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सार्स कोरोना वायरस 2 है। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना 1 और 2 और 3 के अंदर। आपको जो सार्स कोरोना वायरस 2 है वही आपको राइट करके आना है। तो ये होता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं सार्स की। ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंड साथ साथ यहाँ पे एक मेर्स भी आया है वर्ड, इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ओके, तो कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आपसे, तो ये और दो एमसीक्यूज आप याद कर लेना, सार्स की फुल फॉर्म एंड मेर्स की फुल फॉर्म। अपना सेकंड क्वेश्चन है वो है, सबसे इसका रेशनल देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन का। तो कोविड-19 इज़ कोज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सबसे पहले तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 से कोविड-19 फैलता है। और ये एक विच इज़ द स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का स्ट्रेन है। इट इज़ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर देखें अपन सार्स कोरोना वायरस 2 की, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ओके, तो ये एक आपके लिए और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर एग्जाम में पूछे आपको कि ये पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताए गए हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे पूरा होता है। ऑप्शन 2 है, क्वेश्चन 2 है अपने यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ हैंड वॉशिंग। यहाँ पे पूछा गया है कि हैंड वॉशिंग का मेन पर्पज़ क्या है, क्यों हम हैंड वॉशिंग करते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए टू प्रमोट हैंड सर्कुलेशन, बी है टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी टू अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विथ ए डर्टी हैंड, डी टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो आप अपना करेक्ट आंसर बताएं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम नर्सिंग केयर देते हैं किसी पेशेंट को, तो हर एक पेशेंट को नर्सिंग केयर देने से पहले हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर सपोज़ हमने किसी पेशेंट को नर्सिंग केयर दी है, तो उस पेशेंट के अंदर जो भी वायरस था, जो भी बैक्टीरिया था, जो अगर कंटामिनेटेड हैंड, अपनी जो हैंड है वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगर बिना हैंड वॉशिंग किए दूसरे पेशेंट को अगर नर्सिंग केयर दे देंगे, तो उसकी वजह से जो वायरस है जो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे पेशेंट के ऊपर भी। तो इसलिए मेन इस प्रोसेस को रोकने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ द सिंगल मोस्ट एंड फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन परफॉर्म इफेक्टिवली एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके बन जाता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर के अंदर फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म क्या है,
ओके, तो फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन क्या होगा, हैंड वॉशिंग। ओके, तो हैंड वॉशिंग इज़ द फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन इन इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। ओके, सो यहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन और मैं एडिशनल बता देता हूँ वहाँ पे, कि अगर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं हम एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अगर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन को टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो चाहिए होगा 20 to 30 सेकेंड। ओके, अगर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र है तो इसके लिए अपन को 20 to 30 सेकेंड के लिए अपन को हैंड वॉशिंग करना होगा। और अगर यहाँ पर केवल सोप एंड वाटर है, सोप एंड वाटर से अगर हम हैंड सैनिटाइज़र जो हाथ धो रहे हैं, तो उसके लिए अपन को टाइम ड्यूरेशन जो चाहिए वो होगा 40 से 60 सेकेंड। ओके, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अगर एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजेशन से अगर अपन हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो कितने टाइम तक करेंगे, और सोप एंड वाटर से हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो अपन को कितना टाइम चाहिए होगा हैंड वॉशिंग करने के लिए। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये भी यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन क्या होगा इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर का, हैंड वॉशिंग। तो यहाँ पे अपन ने दो क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन है वो है, you are working in the emergency department, okay, and during your morning shift duty you have received one client who has recently traveled to China। okay, जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का आप कर रहे होते हैं, तो आपके पास में एक क्लाइंट आता है जो कि चाइना से रिसेंटली ट्रेवल करके आया है, और उसके जो सिम्टम है वो है इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कोरोना वायरस ऑफ कोविड-19। तो उसके जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो है, एक तो वो इजीली से सांस नहीं ले पा रहा है, और साथ ही साथ उसके अंदर जो अदर सिम्टम जो आप देख पा रहे हो वो कोविड-19 से रिलेटेड है, तो आपको वो सस्पेक्टेड लग रहा है कोविड-19 से। ओके, तो व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब एक्शन विल यू टेक फर्स्ट। तो नीचे दिए गए जो एक्शंस है उनके अंदर से आप कौन सा एक्शन जो फर्स्ट, आप किस एक्शन को आप प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो ऑप्शन ए है ऑब्टेन ब्लड यूरिन एंड स्पुटम फॉर कल्चर्स, बी है इन्फ्यूज नॉर्मल सेलाइन एट 100 ml पर आवर, सी है प्लेस द क्लाइंट ऑन कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन, डी है टेक थ्रोट एंड नेजल स्वेब। तो इन चार ऑप्शंस में से आप किसको प्रायोरिटी दोगे। तो अपना इसके अंदर जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ओके, तो प्लेस द क्लाइंट इन कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 जो है वो एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है, तो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये इजीली से फैल जाती है। सो हम जब हमारे पास में ऐसा पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हम उसको आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। उसके जो अपन कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन है वो हम उसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हम रेशनल देख लेते हैं। सिंस कोविड-19 इज़ सीवियर डिजीज़ विथ हाई मोर्टेलिटी रेट। ओके, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है। यहाँ पे आपको समझना होगा मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। ओके, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ एंड मोर्बिडिटी मीन्स डिजीज, इलनेस बोल दो आप या डिजीज़ बोल दो। ओके, तो यहाँ पे क्या है मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। ओके, तो जो कोरोना वायरस है वो एक सीवियर डिजीज़ है और इसकी डेथ रेट भी हाई है। जो स्पेशली जो ओल्ड एज के पर्सन है उनके अंदर डेथ रेट इसकी हाई मिलती है। द इनिशियल एक्शन शुड बी प्रोटेक्ट अदर क्लाइंट एंड हेल्थ केयर वर्कर बाय प्लेसिंग द क्लाइंट इन आइसोलेशन। ओके, जो ऑप्शन 3 के अंदर आपको बताया गया है वो है प्लेस द क्लाइंट इन कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास में ऐसा कोई पेशेंट आएगा तो हम उसे कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एयरबोर्न प्रिकॉशन के अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो सबसे पहले हम उस क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को बचाने के लिए और साथ ही साथ जो मेडिकल जो हेल्थ केयर है जो प्रोवाइडर है उसको भी उससे बचाने के लिए हम उस पेशेंट को एयरबोर्न जो आइसोलेशन है वहाँ पे रखेंगे। इफ़ एयरबोर्न एजेंट आइसोलेशन room is not available in emergency department, droplet precaution should be initiated
until the client can be moved into negative pressure room. ओके, ये एक आपके एक और क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको हम किस टाइप के रूम के अंदर रखेंगे, पॉजिटिव प्रेशर रूम के अंदर रखेंगे या फिर नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर रखेंगे। तो जो कोरोना वायरस के पेशेंट है उनको अंदर आइसोलेट करते हैं नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस यू आर पोस्टेड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग एरिया where you have to provide relevant information to the patient and their relative which carries moderate risk. Select the recommended PPE to be used by the staff working in screening area with the minimum distance of 1 meter. ओके, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर है। तो आपको क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आप ड्यूटी कर रहे हो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्क्रीनिंग एरिया के अंदर, वहाँ पर पेशेंट है और उसकी जो फैमिली है उसके रिलेटिव्स है वो दोनों क्या है, कोविड-19 की मॉडरेट रिस्क पर है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उनको एजुकेट कर रहे हो, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर आप कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज करोगे। ऑप्शन है वियर N95 एंड ग्लव्स, वियर गाउन ग्लव्स एंड सर्जिकल मास्क, वियर हेड कैप शू कवर एंड N95, wear N95 gloves, shoe cover, gown and head cap। तो आप अपना राइट आंसर बताइएगा। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट, जो स्टाफ मेंबर है, जो वर्किंग स्टाफ है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो N95 मास्क को वेयर करेगा और जो ग्लोव्स है उन्हें पहनेगा। ओके, तो इसका रेशनल देख लेते हैं अपन। फॉर स्क्रीनिंग एरिया, हेल्प डेस्क, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वेयर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंगेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट और देयर रिलेटिव्स, कैरीज मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जो अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने क्या रिकमेंड किया कि आप ऐसी सिचुएशन के अंदर N95 मास्क को यूज कीजिए, साथ ही साथ ग्लोव्स को, और मिनिमम 1 मीटर का आप डिस्टेंस फॉलो कीजिए। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको ये चीज़ फॉलो करनी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग। तो इसके अनुसार वियर N95 एंड ग्लोव्स इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म फॉलोइंग 5 मूवमेंट। ओके, तो हैंड हाइजीन है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस के अंदर 5 मूवमेंट के अंदर फॉलो की जाती है। तो प्लेस ईच इन ए सीक्वेंस in order to complete the 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। तो जो नीचे दिए गए 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है इन्हें हम एक सिस्टमेटिकली ऑर्डरली हमें सिचुएटेड करने हैं कि सबसे पहले अपन कौन सा स्टेप करेंगे, उसके बाद में कौन सा स्टेप करेंगे, मतलब मीन्स कब कब हैंड वॉशिंग करनी है स्टार्ट से एंड तक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, 2 है बिफोर क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर, 3 है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, 4 है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, 5 है बिफोर टचिंग ए पेशेंट। तो इन पाँचों को आप सीरीज़ वाइज आप उनको सेट कीजिए अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। A B C D ये आप ये चारों ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग आप इनको सीरीज़ वाइज इनको रखिए कि आप कौन सा मूवमेंट पहले करोगे, कौन सा मूवमेंट सबसे लास्ट में करोगे। सो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग द पेशेंट। ओके, सबसे पहले पेशेंट को टच करने से पहले अपन को हैंड हाइजीन करनी है, हाथ हैंड वॉश करने हैं। बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर सेकंड, थर्ड है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, 4 है अवॉइड टचिंग द पेशेंट एंड 5th है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। ओके, तो ये 5 है स्टेप फर्स्ट से लेके 5th तक। ओके, तो इस तरह से अपन को हैंड हाइजीन के जो मूवमेंट है वो फॉलो करनी है, कब कब अपने को हैंड हाइजीन करनी है। तो ये 5 मूवमेंट अपने को सीरीज़ वाइज आपको बताएंगे ये आपके। सबसे पहले बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ओके, तो इन पाँचों के अंदर अपने को हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय WHO
रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ पॉजिटिव कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कि जो WHO की जो गाइडलाइन दी गई है उसके अंदर पॉजिटिव कोविड-19 बायोमेडिकल जो वेस्ट है, तो इसे अपन हैंडलिंग कैसे करेंगे। ओके, तो इसके बारे में बताया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, इसके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसे आपको राइट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यूज़ डेडिकेटेड सेपरेट color coded bins bag container in COVID-19 isolation ward and maintain proper segregation. A label COVID-19 waste to be pasted on these items. As precaution, double layer bags, use 2 bags should be used for collection of waste from COVID-19 isolation ward so as to ensure adequate strength and no leaks. And option D, all of the above. तो अब आप अपना करेक्ट आंसर चुनिएगा इनमें से। सबसे पहले बताया गया है कि यूज़ डेडिकेटेड सेपरेट कलर कोड, कि आपको सबसे पहले सेपरेट कलर कोड का एक बैग कंटेनर यूज में लेना है जो आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए। सेकंड है ए लेबल, उसके ऊपर आपको कोविड-19 वेस्ट का लेबल लगाना है। और उसके बाद में जो डबल लेयर का बैग लेना है, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर डालना है और फिर उसको एडिक्वेट, ताकि वो स्प्लिस ना हो या जो वेस्ट है वो लीकेज ना हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। सो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सभी राइट है। तो रेशनल देख लेते हैं अपन। एज पर WHO गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कलेक्ट एंड स्टोर बायोमेडिकल वेस्ट सेपरेट प्रियर टू हैंडलिंग। ओके, हैंडलिंग करने से पहले अपने को स्टोर करना है बायोमेडिकल वेस्ट, अलग से इसको स्टोर करके रखना है कोविड-19 के लिए। यूज़ ए डेडिकेटेड कलेक्शन बिन लेबल्ड एज कोविड-19, उसके ऊपर सबसे पहले कोविड-19 का लेबल लगा हुआ होना चाहिए। टू स्टोर कोविड-19 वेस्ट बैग एंड कीप सेपरेटली इन टेम्प्रेरी स्टोरेज रूम, और उसको सेपरेटली टेम्प्रेरी स्टोरेज रूम के अंदर रखना है प्रियर टू हैंडलिंग। ओके, उसको जो हैंडलिंग करने से पहले उसको एक अलग सेपरेट रूम के अंदर रखना है। प्रियर टू हैंडलिंग अवर टू ऑथोराइज स्टाफ टू CBWTF कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ओके, इनको हैंडलिंग करने से पहले उसको एक अलग सेपरेट रूम के अंदर रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट इन सच आइसोलेशन वार्ड कैन बी लिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम वार्ड इनटू CBWFT कलेक्शन वैन। ओके, तो इनको वार्ड से CBWFT जो कलेक्शन वैन है उसके अंदर रख सकते हैं फिर बाद में डायरेक्टली। सो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नंबर अपना 6 है क्वेश्चन का, वो है ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस द नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज इंक्रीज। तो जो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक फैली है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत नंबर बढ़ गए हैं, और जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, अपने इंडिया में भी काफ़ी जगह पे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हायर अमाउंट के अंदर केसेस देखने को मिले हैं, हायर काफ़ी ज़्यादा। नाउ यू कैन नॉट प्रोवाइड सिंगल रूम टू द कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। ओके, तो अब पेशेंट आपके पास में इतने ज़्यादा आ गए कि जो हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है, जो या फिर आप स्टाफ नर्स है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कि वो उनको सिंगल आइसोलेशन रूम प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू दिस सिचुएशन। तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इन सब के अंदर से बेस्ट है, जो नर्स है, जो स्टाफ में जो हेल्थ केयर वर्कर है वो सेलेक्ट करेगा। रेफर द पेशेंट टू अदर हॉस्पिटल, सेंड द पेशेंट टू होम, convert the unit ward where all hospital bed placed at 1 meter distance. Okay, it is again 1 meter. Shift the patient with other patient admitted with acute viral infection. Okay, तो ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी सिचुएशन लगती है ऐसी कंडीशन में जब आपके पास में सेपरेट आइसोलेशन रूम नहीं हो कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए। तो आप इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट करोगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट द 1 यूनिट वार्ड वेयर ऑल हॉस्पिटल बेड प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। ओके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना है कि हॉस्पिटल के अंदर जो बेड रहेंगे उनको 1-1 मीटर के डिस्टेंस के अंदर हमको लगाना है, वहाँ पे आप कोरोना वायरस पेशेंट को एडमिट कर सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या है, रेफर टू द पेशेंट टू अनदर हॉस्पिटल, ये तो
करना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑलरेडी पेशेंट होंगे बहुत सारे, तभी रखने को जगह नहीं मिल रही है, पेशेंट को आइसोलेशन करने की जगह नहीं मिल रही है। सेंड द पेशेंट एट टू होम, होम वापस भेज नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, दूसरे पर्सनस के लिए भी खतरा है, उनको भी वो इन्फेक्शन दे सकता है। कन्वर्ट, ऑप्शन डी है, शिफ्ट द पेशेंट विथ अदर पेशेंट एडमिटेड विथ एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। जी नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, किसी और पेशेंट के साथ में कोरोना वायरस पेशेंट को नहीं रख सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्वर्ट यूनिट वार्ड वेयर द हॉस्पिटल बेड प्लेसेड 1 मीटर डिस्टेंस, की एक ही वार्ड के अंदर आप काफ़ी सारे कोरोना वायरस के पेशेंट को आप रख सकते हो 1-1 मीटर के डिस्टेंस को। तो जो ऐसी जो आइसोलेशन प्रक्रिया है, इसको अपन बोलते हैं कोहर्ट आइसोलेशन। ओके, तो ऐसी कंडीशन को है वो अपन बोलते हैं कोहर्ट आइसोलेशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन जैसे जैसे जगह नहीं है, बेड नहीं है, अलग से रूम नहीं है अपने पास में, तो हम क्या करते हैं कि 2, 3, 4, 5 जितने भी अपने पास में कोरोना के पेशेंट हैं, उनको हम एक ही वार्ड के अंदर आइसोलेशन में रखते हैं। तो इस प्रकार के आइसोलेशन को अपन रखते हैं कोहर्ट आइसोलेशन। ओके, वेयर पेशेंट विथ सेम इन्फेक्शन आर प्लेस्ड इन सेम पैलेस टू रिसीव ट्रीटमेंट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, कोहर्ट आइसोलेशन क्या है और ये किन कंडीशंस के अंदर अप्लाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर, सी। One separate unit and ward can be completely converted into COVID-19 patient care. In case of unavailability of single isolation room, the hospital bed should be placed at the 1 meter distance, 1 meter of distance. Patient should be provided with triple layer सर्जिकल मास्क। ओके, यहाँ पे सर्जिकल मास्क है। ओके, साथ ही साथ अगर आप ऐसी सिचुएशन अगर अपने पास में आ रही है, तो पेशेंट को ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है वो यहाँ पे पहनाएंगे। 7, ऑप्शन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पेशेंट हु इज़ ऑन एयरबोर्न आइसोलेशन प्रिकॉशन। तो एयरबोर्न आइसोलेशन प्रिकॉशन के अंदर रखा गया है किसी पेशेंट को, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। ओके, जो कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, देयर शुड बी 1 डोर फॉर एग्जिट एंड एंट्री। In the front side, the room HEPA filter should be present. Negative pressure room should be maintain a minimum 0.01 inch water column. It require a minimum 12 air exchange of exhaust per hour. तो इन ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन राइट है, आप गेस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर करेक्ट आंसर है वो रहेगा ए। तो जो ए है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देयर शुड बी 1 डोर फॉर एग्जिट एंड एंट्री, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 डोर फॉर एग्जिट एंड एंट्री के लिए रखे जाते हैं। ओके, इसका अपन रेशनल देख लेते हैं। बाकी सारे ऑप्शन जो यहाँ पे हैं वो सभी राइट है। ओके, जो पेशेंट है उसका आइसोलेशन करने के लिए ये सभी ऑप्शन राइट है, बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल ये ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऑप्शन है देयर शुड बी ए डबल डोर एंट्री विथ ए चेंजिंग रूम and nursing station. The air handling unit serving the isolation room require minimum efficiency reporting value 7 per filter with either MERV 14 और high efficiency particulate air final filter। ओके, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। इसी के साथ में नेगेटिव प्रेशर रूम आइसोलेशन रूम, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रूम यहाँ पे मेंटेन करना है और मिनिमम ईच वाटर कॉलम 0.01 वाटर कॉलम के अकॉर्डिंग नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करना है। और साथ ही मिनिमम 12 एयर एक्सचेंज एग्जॉस्ट पर आवर। ओके, इट रिक्वायर मिनिमम 12 एयर एक्सचेंज ऑफ एग्जॉस्ट पर आवर, वो भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, तो ये अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, one of the patient relative asks you about how long the droplet nuclei of coronavirus can survive on plastic or stainless steel surface। ओके, जो आपके पास में एक COVID-19 पेशेंट का रिलेटिव आया है और वो आपसे पूछ रहा है कि जो ड्रॉपलेट न्यूक्ली होती है कोरोना वायरस की,
तो ये एक प्लास्टिक पे या फिर एक स्टेनलेस स्टील पे ऊपर कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो कोरोना वायरस है वो इन सरफेस पे कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर्स, और इट डज़ नॉट सर्वाइव ऑन सरफेस। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप जल्दी से गेस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो होगा 72 हार्स। ओके, तो जो स्टेनलेस स्टील है और जो प्लास्टिक है उसके ऊपर कोरोना वायरस जो है वो 72 हार्स तक सर्वाइव कर सकता है। इसका रेशनल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, study have shown that the COVID-19 virus can survive for up to 72 hours on plastic and stainless steel, less than 4 hours on copper and less than 24 hours on cardboard. ओके, तो अपना करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा 72 hours। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सोलिडेरिटी ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट। ओके, ये एक नया वर्ड है, सोलिडेरिटी ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए, क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइज्ड टू कंपेयर अनटेस्टेड ट्रीटमेंट for hospitalized people with severe COVID-19 illness, separate the infected patient from the unaffected population, clinical research on animal to identify the treatment for COVID-19, maintain a chain of researches result going on in different country related to COVID-19। तो आपके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप गेस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइज टू कंपेयर अनटेस्टेड ट्रीटमेंट। ओके, जो अनटेस्टेड ट्रीटमेंट है उनका क्लिनिकल ट्रायल करवाया जाता है कोविड-19 जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनके ऊपर, जो ऐसे टेस्टेड को, ऐसे जो अनट्रीटमेंट टेस्ट है जो अभी तक पहले तक अभी कोई ट्रीटमेंट, सपोज ऐसी कोई मेडिसिन बनी है तो और उसका अभी तक पहले कोई टेस्ट नहीं किया गया है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो अनटेस्टेड ट्रीटमेंट है मीन्स इस मेडिसिन का पहले टेस्ट नहीं किया गया है, इस मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल अपन देखते हैं जो सीवियर केसेज है कोविड-19 के उन पर कि इन मेडिसिन का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, तो इसे अपन बोलते हैं सोलिडेरिटी ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट। ओके, सोलिडेरिटी ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट। इसका रेशनल देख लेते हैं अपन। द सोलिडेरिटी ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट इज मल्टीनेशनल फेज 3rd 4 क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनर टू कंपेयर 4 अनटेस्टेड ट्रीटमेंट। ओके, जो 4 ऐसी मेडिसिन है तो उनका इन कोरोना वायरस जो पेशेंट, जो सीवियर पेशेंट है, इनके ऊपर ट्रायल किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं सोलिडेरिटी ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पीपल फॉर सीवियर कोविड-19 इलनेस। द ट्रायल वाज अनाउंस्ड 18 मार्च 2020। ओके, तो ये जो सोलिडेरिटी ट्रायल है वो कब अनाउंस किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 18 मार्च 2020। It is hoped that one or more of the treatment under trial will result in improving clinical outcome in COVID-19 patient have and saves life। तो इसकी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो ड्रग्स है इनका अपन जो पहले जो ट्रायल नहीं किया गया था अभी उनको अपन ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं, तो मे भी ये कोविड-19 जो पेशेंट है उसकी जान बचाई जा सकती है और जो उसके सिम्टम है उनको कम किया जा सके। अदर ट्रायल्स आर ऑन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड इन एडिशन टू द सोलिटरी ट्रायल। तो ऐसे ही अदर ट्रायल्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग जगह पे ट्रायल किए जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपना करेक्ट आंसर है ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग बीन स्टडीड इन द सोलिडेरिटी ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट लॉन्च बाय WHO। ओके, लॉन्च बाय WHO। तो इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो सोलिडेरिटी ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर लाई गई है WHO के द्वारा। तो सबसे पहले ड्रग है वो है रेमडेसिविर, एंड बी है लोपिनाविर रिटोनाविर कंबाइंड, एंड सी है लोपिनाविर रिटोनाविर कंबाइंड विद इंटरफेरोन बीटा 14। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो अबव ये तीनों ड्रग है जो सोलिडेरिटी ऑफ ट्रायल के अंदर काम में ली जा रही है, ठीक है। रेशनलाइज का कंबाइंड ड्रग being studied in solidarity project are already approved for other disease and recognized are safe. The treatment option were originally selected based on evidence from laboratory, animal and clinical study।
जो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ओरिजिन सेलेक्टेड किया गया है बेस्ड, सबसे पहले इनको लेबोरेटरी में टेस्टेड किया गया था, फिर उसको एनिमल और क्लिनिकल स्टडीज़ इनकी की गई थी, फिर इनको ह्यूमंस के ऊपर अपन टेस्टेड करते हैं। तो ये वाली ड्रग्स हैं सबसे पहले तो रेमडेसिविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर कंबाइंड एंड लोपिनाविर रिटोनाविर कंबाइंड विथ इंटरफेरोन बीटा एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन। ओके, तो ये सारी जो ड्रग है वो सॉलिडेरिटी प्रोजेक्ट के अंदर काम में ली जा रही है। तो ये हो गए आज के अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट। सो जल्द ही हम इसके जो आगे के 10-15 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको ये आज का वीडियो सेशन है जो काफ़ी अच्छा लगा हो, कोरोना वायरस रिलेटेड आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली है यहाँ पे, और आपको लगता है कि ये वीडियो एग्ज़ाम के व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी फिट बैठता है, तो आप इसके ऊपर थम्स अप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नर्सेस प्राइड के चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस आपको और देखने को मिले। और इंस्टाग्राम पे भी नर्सेस प्राइड का पेज बना हुआ है, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम